मेन तो क्लियरली मरा ही नहीं था, फिर भी मैंने अंडरवर्ल्ड में 1000 साल बिता दिए। किंग यामा मुझे भाई बुलाते हैं, वार्डन ब्लैक और वार्डन व्हाइट मुझे बड़े भाई बुलाते हैं। ऑक्स हेड और हॉर्स फेस इस बात पर लड़ते रहते हैं कि मेरा स्टीड कौन बनेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने कभी कंप्लेन नहीं की, कभी काम से बचने की कोशिश नहीं की। हर दिन मैंने अंडरवर्ल्ड को साफ किया, लेकिन आज सब खत्म है क्योंकि मैंने अंडरवर्ल्ड की हर एक जगह पर चेक इन कंप्लीट कर लिया है। बस अब सक्सेसफुल रीइंकार्नेशन होते ही मैं सबसे 10,000 साल आगे से स्टार्ट करूंगा। इसलिए मैं किंग यामा के पास गया। मैंने अंडरवर्ल्ड ऑफिशियल की अपनी रेजिग्नेशन दे दी। किंग यामा लाइफ और डेथ का रजिस्टर बंद कर देते हैं, फिर मेरे सामने खड़े यंग आदमी को देखकर बोलते हैं, ईथन, तुमने अंडरवर्ल्ड की 1000 साल तक सेवा की है। बिना किसी कंप्लेन के तुमने हजारों साल का हिडन मेरिट जमा किया है। इस रीइंकार्नेशन में मैं तुम्हें कल्टिवेटर्स की फैमिली में भेजूंगा। बस दिल लगाकर कल्टिवेट करना, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी फॉर्चून इंतजार कर रही है। थैंक यू किंग यामा। मैं रिस्पेक्ट के साथ झुककर प्रणाम करता हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर खुशी से पागल हुआ जा रहा हूँ। आखिरकार फिर ऑक्स हेड और हॉर्स फेस मुझे ब्रिज ऑफ फॉरगेटिंग तक ले जाते हैं। ईथन, सुना है आज तुम जा रहे हो, इसलिए इस बुढ़ी दादी ने तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल ऐड किया है। 3 घंटे एक्स्ट्रा पकाया है, ये बाउल पियो और आराम से अपनी राह चलो। इतना कहकर वो मेरे हाथों में सुनहरे ब्रॉथ का एक बाउल पकड़ा देती है। अरे छोड़ो भी ग्रैनी लीफी, सिर्फ सूप ही नहीं बनाया, उसमें एक्स्ट्रा चीज भी मिला दी। डर लग रहा है ना कहीं मैं तुम तीनों को याद न रख लूं। मैं उसके हाथ से सूप ऑफ फॉरगेटिंग ले लेता हूँ। मैं अपने इन तीनों पुराने दोस्तों को देखता हूँ, दिल नहीं कर रहा उनसे अलग होने का। दोस्तों, इस अलविदा के बाद मैं एक बहुत बड़ी दुनिया की तरफ जा रहा हूँ। इतना कहकर मैं एक ही बार में पूरा सूप पी जाता हूँ। मेरी आंखें धुंधली पड़ जाती हैं, ऐसा लगता है जैसे मेरी सोल ही खो गई हो। लेकिन ऑब्वियसली ये सब सिर्फ एक्टिंग है। इससे पहले मैंने ब्रिज ऑफ फॉरगेटिंग पर चेक इन करके एक प्राइसलेस ट्रेजर पाया था, एवरमाइंड एलेक्सिर। जब तक एवरमाइंड एलेक्सिर मेरे अंदर है, चाहे सूप ऑफ फॉरगेटिंग कितना भी पावरफुल हो, मुझ पर कोई असर नहीं करेगा। मतलब मैं अपनी पिछली लाइफ की हर एक मेमोरी लेकर अगले जन्म में जाऊंगा। नदी के ऊपर 7 रंगों से चमकता हुआ एक पैसेज खुल जाता है। मैं रोशनी की एक स्ट्रीक में बदलकर रीइंकार्नेशन के पैसेज में गायब हो जाता हूँ। एवरलास्टिंग रेल्म के एंशिएंट एशवुड क्लैन के एक शांत सेक्लूडेड पवेलियन के अंदर एल्डरेन अपनी पतली सी दाढ़ी को सहलाते हुए धीरे से बोलते हैं, मैंने रात का आसमान पढ़ा है, उंगलियों पर हिसाब लगाया है। एंसेस्ट्रल सॉवरेन दोबारा रीइंकार्नेट होने वाले हैं। गैरेथ एशवुड की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। एक्साइटमेंट से उसका पूरा शरीर कांप उठता है। क्या ये सच है? एशवुड क्लैन में एक पुरानी लेजेंड है। कहते हैं उस वक्त एक बेमिसाल जीनियस ने अपनी वर्ल्ड डिफाइंग टैलेंट के दम पर सॉवरेन रेल्म की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचकर दिखाया था। फिर किसी अनजाने वजह से उस एम्प्रेस ने खुद रीइंकार्नेशन का साइकिल चुन लिया। 100 लाइफ टाइम्स के बाद वो दोबारा एशवुड क्लैन में जन्म लेगी। गैरेथ का मुंह खुला का खुला रह जाता है, उसकी आंखें तो बाहर निकलने वाली होती हैं। मतलब एंसेस्ट्रल सॉवरेन मेरी वाइफ के वूम में रीइंकार्नेट हो रही हैं। ये सुनते ही गैरेथ सीधा अपनी वाइफ के चेंबर की तरफ दौड़ना चाहता है। एल्डरेन धीरे से खड़े होते हैं। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। उनके हमेशा दयालु दिखने वाले चेहरे पर उनकी गहरी आंखों में अचानक सुनहरी रोशनी चमक उठती है। लगता है इन बुढ़ी हड्डियों को भी थोड़ा स्ट्रेच करने का टाइम आ गया है। और इसी वक्त मैं अपनी माँ के वूम के अंदर जिंदा होने का एहसास एंजॉय कर रहा हूँ। और अंडरवर्ल्ड में चेक इन करके जो 1000 साल के ट्रेजर्स मैंने कमाए हैं, उनकी वजह से मैं शुरू से ही सबसे 1000 साल आगे हूँ। सोचो मैं कितना पावरफुल बनने वाला हूँ। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरे बिल्कुल सामने एक बेबी गर्ल भी होगी, आंखें बंद करके चैन की नींद सो रही है। तो मेरी एक छोटी बहन भी है। ठीक है, फ्यूचर में साथ देने के लिए कंपनी तो रहेगी। उसे गहरी नींद में देखकर मैं प्राइमोर्डियल सेरेफी बॉडी के साथ फ्यूज होना शुरू कर देता हूँ। पता नहीं कितना वक्त बीत जाता है। वूम के अंदर वो बेबी गर्ल अपनी आंखें खोल देती है। 100 लाइफ टाइम्स के बाद अब उसे सॉवरेन पाथ पर चलने से कोई नहीं रोक सकता। तीनों रेल्म्स का असली मास्टर। ये पूरे 100,000 सालों की तैयारी सिर्फ उसी ताज के लिए थी। इस जन्म में उसे पूरा यकीन था कि वो इटर्नल सॉवरेन बनेगी। ऑरोरा एशवुड अपनी नजर साइड में घुमाती है। वहाँ उसके बिल्कुल पास एक बेबी बॉय है। इस बार उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका एक छोटा भाई भी होगा। वक्त धीरे धीरे बीतने लगता है। लगभग 1 महीना गुजर जाता है। बर्थिंग चेंबर के अंदर 7 या 8 मिडवाइफ्स इधर उधर भाग दौड़ कर रही होती हैं। तभी अंदर से एक आवाज आती है, मुबारक हो क्लैन लीडर, लड़की हुई है। दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहे सब लोग चैन की सांस लेते हैं। वहाँ मौजूद सब लोगों में सिर्फ क्लैन लीडर और एल्डर ही जानते हैं कि ये एंसेस्ट्रल सॉवरेन का रीइंकार्नेशन है। बाकी सब इसे एक नॉर्मल बर्थ ही समझते हैं। किसी को जरा भी शक नहीं होता। अचानक अंधेरे आसमान में एक जबरदस्त गरज गूंज उठती है। गोल्डन क्लाउड्स ऑफ फॉर्चून पूरे आसमान में फैल जाते हैं। आसमान के बीच एक बहुत बड़ा रिफ्ट खुल जाता है जो पूरे होराइजन तक फैला हुआ होता है और उस रिफ्ट के अंदर से वायलेट एनर्जी की एक धार बाहर निकलती है। जब तक वो वायलेट एनर्जी हवा में तैर रही होती है, एशवुड क्लैन का हर मेंबर एक बेइंतहा प्रेशर महसूस करता है। जिनकी स्ट्रेंथ कम होती है वो तो ठीक से सांस भी नहीं ले पाते। तभी बेबी गर्ल सीधा छत तोड़कर आसमान में उठ जाती है और आसमान की वायलेट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। वहाँ मौजूद हर इंसान इसे महसूस कर सकता था। जैसे जैसे वायलेट एनर्जी उसके अंदर समाती गई, उसकी लाइफ फोर्स और भी ज्यादा पावरफुल होती गई। इतनी कि कई एक्सपीरियंस्ड कल्टिवेटर्स से भी कहीं ज्यादा। वहाँ खड़ा हर इंसान ये देखकर सन्न रह गया। गैरेथ हैरानी में आसमान की तरफ देखता रह गया। उसकी आंखें यकीन ही नहीं कर पा रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एंसेस्ट्रल सॉवरेन के रीबर्थ पर खुद
प्राइमोर्डियल वायलेट रेडियंस उतर आएगी। आखिर ऐसी चीज को बुलाने के लिए कितनी मॉन्स्टरस टैलेंट चाहिए होती है। जैसे ही प्राइमोर्डियल वायलेट रेडियंस पूरी तरह एब्जॉर्ब हो गई, चेंबर के अंदर से एक जोर की बच्ची की रोने की आवाज गूंज उठी। एक मिडवाइफ कोर्टयार्ड की तरफ चिल्लाकर बोली, मुबारक हो क्लैन लीडर, लड़का हुआ है। गैरेथ जोर जोर से हंसने लगता है। वो एंसेस्ट्रल सॉवरेन के जन्म से भी ज्यादा खुश था। एंसेस्ट्रल सॉवरेन की टैलेंट चाहे हेवन को भी चैलेंज कर दे, लेकिन उसका स्टेटस उससे कहीं ऊपर है। उसे हमेशा उसके ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे। लेकिन ये बेबी बॉय ही एशवुड क्लैन की असली लेगेसी इनहेरिट करेगा। इस बेटे की टैलेंट चाहे जैसी भी हो, उसे पूरी क्रिएशन का सबसे पावरफुल इंसान बनाया जाएगा। जैसे ही वो ये सब सोच ही रहा था, एक और पहले से भी ज्यादा भयानक गरज पूरे आसमान में गूंज उठी। आसमान और जमीन दोनों कांप उठते हैं। सिर्फ उस आवाज से ही क्लैन के कई मेंबर्स डर के मारे जमीन पर गिर पड़ते हैं। आसमान में एक और रिफ्ट खुलता है जो पूरे 100,000 मीटर तक फैला हुआ था। उस रिफ्ट के अंदर से हजारों फीट लंबे जायंट्स एक के बाद एक बाहर निकलते हैं। कुछ सेलेस्टियल सॉवरेंस थे जो डिवाइन लाइट में लिपटे हुए थे, और कुछ डीमन गॉड्स थे जिनसे डार्क पावर उबल रही थी। ये सारे सेलेस्टियल्स और फीन्स आसमान के सामने सीधे खड़े थे। सिर्फ एक नजर में ही उनकी गिनती 10,000 से ज्यादा लग रही थी। सॉवरेंस और डीमन गॉड्स पूरे आसमान में सितारों की तरह बिखरे हुए थे। उनका खौफनाक प्रेशर हवा तक को कराहने पर मजबूर कर रहा था। पूरे एवरलास्टिंग रेल्म में जो हर्मिट्स हजारों सालों से सेक्लूजन में थे और जो पावरफुल कल्टीवेटर्स थे, जैसे ही सेलेस्टियल्स और फीन्स मैनिफेस्ट हुए, उन सबको ऐसा महसूस हुआ जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो गया हो। एल्डर आवन आसमान की तरफ देखते हुए कांप उठते हैं। सेलेस्टियल्स और फीन्स एक साथ उतर आए। क्या सेलेस्टियल्स और फीन्स के बीच जंग शुरू होने वाली है? सब जानते हैं कि सेलेस्टियल्स और फीन्स आग और पानी की तरह एक दूसरे के दुश्मन हैं। अगर दोनों एक साथ नजर आ जाएं, तो इसका मतलब सिर्फ तबाही होता है। या फिर एल्डर आवन की नजर अचानक चेंबर की तरफ मुड़ जाती है। क्या एंसेस्ट्रल सॉवरेन की टैलेंट हेवन के रूल से भी इतनी ज्यादा है कि सेलेस्टियल्स और फीन्स भी उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे? वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि सेलेस्टियल्स और फीन्स आखिर नीचे आए ही क्यों हैं। लेकिन जब वो इसे एंसेस्ट्रल सॉवरेन के अभी अभी हुए बर्थ से जोड़ते हैं, तब सब कुछ समझ आने लगता है। एंसेस्ट्रल सॉवरेन की टैलेंट हेवन के रूल्स को तोड़ देती है। तीनों रेल्म्स उसके एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसीलिए सेलेस्टियल्स और फीन्स एक साथ उतरकर उसे मारने आए हैं। जैसे ही वो ये सोच रहे होते हैं, एक और जबरदस्त धमाका चेंबर को हिला देता है। छत की सारी टाइल्स टूटकर बिखर जाती हैं। बेबी बॉय सीधा छत तोड़कर आसमान में उठ जाता है। बेबी बॉय आसमान में मौजूद हजारों सेलेस्टियल्स और फीन्स की तरफ देखता है और मुस्कुराने लगता है। उसी पल आसमान और जमीन दोनों कांप उठते हैं। हजारों के हजारों सेलेस्टियल्स और फीन्स एक साथ झुककर उस बेबी बॉय के सामने घुटनों पर बैठ जाते हैं। ये नजारा इतना हैरत अंगेज था कि लफ्जों में बयान करना नामुमकिन था। 100,000 मील के दायरे में मौजूद हर इंसान इस चमत्कारिक सीन का गवाह बन गया। ये सब देखकर एशवुड क्लैन के मेंबर्स बिल्कुल सन रह गए। आखिर ये हो क्या रहा है? हजारों सेलेस्टियल्स और फीन्स एक बेबी बॉय के सामने घुटनों पर क्यों बैठे हुए हैं? ये कोई नॉर्मल इल्यूजन नहीं, बल्कि असली सेलेस्टियल्स और फीन्स के प्रोजेक्शंस हैं। क्या इस बेबी बॉय की टैलेंट इतनी टेरिफाइंग है कि सारे हेवेंस के सेलेस्टियल्स और फीन्स भी इसके सामने झुक गए? उनमें से कोई भी इस बात की कल्पना तक नहीं कर सकता था। आखिर ऐसी कौन सी टैलेंट हो सकती है जो जन्म लेते ही सेलेस्टियल्स और फीन्स को झुकने पर मजबूर कर दे? ये 10,000 सेलेस्टियल्स और फीन्स चाहे सिर्फ प्रोजेक्शंस हो, लेकिन उनकी ऑरा बिल्कुल असली सेलेस्टियल्स और फीन्स जैसी ही थी। इतनी प्राउड जितने सिर्फ सेलेस्टियल्स और फीन्स ही हो सकते हैं। और फिर भी वो सबके सब इस बेबी बॉय के सामने घुटनों पर बैठे हुए थे। सिर्फ ये एक बात ही साबित करने के लिए काफी थी कि इस बच्चे की ओरिजिन और टैलेंट बिल्कुल एक्स्ट्रॉर्डनरी है। एल्डर आवन, जिन्होंने 8,000 साल से भी ज्यादा जी लिया था, उनका दिमाग भी जोर से गूंज उठा। वो इतने शौक में थे कि लगभग वहीं गिर पड़ते। अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद भी वो सिर्फ इतना ही अंदाजा लगा पाए, इस बच्चे के पास जरूर कोई अनइमेजिनेबल और टेरिफाइंग बॉडी है जो सेलेस्टियल्स और फीन्स दोनों को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर सकती है। सिर्फ इस बात से ही साफ था कि पहले वाली बेबी गर्ल के मुकाबले ये बिल्कुल ही अलग लेवल पर था। कुछ देर पहले तक उन्हें लग रहा था कि बेबी गर्ल के जन्म के वक्त जो ओमन दिखा था वही तीनों रेल्म्स को हिला देने के लिए काफी है। लेकिन अब बेबी बॉय के जन्म के बाद उन्हें समझ आया कि असली सोल शेकिंग ऑक किसे कहते हैं। हजारों के हजारों सेलेस्टियल्स और फीन्स घुटनों पर झुक गए थे। ऐसा नजारा देखने का तो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। गैरेथ एक्साइटमेंट से पागल हुआ जा रहा था। हा, मेरे बेटे में एक असली सॉवरेन वाली प्रेजेंस है। ये बहुत कमाल है, बहुत ही कमाल। आखिर वो हैरान ना भी कैसे होता। उसके दोनों बच्चों में से एक ने प्राइमोर्डियल वायलेट रेडियंस को नीचे बुला लिया था और दूसरे ने हजारों सेलेस्टियल्स और फीन्स को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया था। दोनों की टैलेंट हेवन के रूल्स को चैलेंज कर रही थी। एल्डर, क्या आपको पूरा यकीन है कि कोई गलती नहीं हुई? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बेबी बॉय ही असल में एंसेस्ट्रल सॉवरेन का रीइंकार्नेशन हो? सिर्फ टैलेंट देखी जाए तो ये लड़का उससे बहुत आगे है। सच कहूं तो इसे एंसेस्ट्रल सॉवरेन मानना ज्यादा आसान लगता है। एल्डर आयन कुछ पल के लिए चुप हो गए, फिर धीरे से बोले, कोई गलती नहीं हुई। बेबी गर्ल ही एंसेस्ट्रल सॉवरेन का असली रीइंकार्नेशन है, इसमें जरा भी कंफ्यूजन नहीं है। ये बात क्लैन के रिकॉर्ड्स में साफ लिखी हुई है। एंसेस्ट्रल सॉवरेन एक औरत थी। 1 लाख साल पहले वो एम्प्रेस बनी थी, जिसे दुनिया एम्प्रेस अरोरा के नाम से जानती थी। आज भी पुरानी जनरेशन के बहुत से लोग उस नाम को अच्छी तरह याद रखते हैं और एंसेस्ट्रल श्राइन के सामने वाले प्लाजा में आज भी 1 लाख साल पहले वाली एम्प्रेस अरोरा की एक शानदार मूर्ति लगी हुई है। फिर गलती का सवाल ही पैदा नहीं होता। गैरेथ के होंठ हिलने लगे, उसका दिमाग घूमने लगा था। सोचो,
एंसेस्ट्रल सॉवरेन ने 1 लाख साल तक तैयारी की और फिर भी एक नए पैदा हुए बेबी बॉय से पीछे रह गई। अगर उसे कभी ये बात पता चल गई तो क्या वो गुस्से से पागल नहीं हो जाएगी? चेंबर के अंदर छत में एक बड़ा सा सुराग बन चुका था। बाहर का पूरा सीन साफ दिख रहा था। अरोरा अपने कपड़ों में लिपटी हुई आसमान में मौजूद हजारों सेलेस्टियल्स और फीन्स को देख रही थी। हैरानी से उसकी आंखें बाहर निकलने वाली थी। क्या ये प्राइमोर्डियल सेरेफी बॉडी हो सकती है? पिछले 1 लाख सालों में उसने अनेक एंशिएंट रिकॉर्ड्स पढ़े थे। वो जानती थी कि तीनों रेल्म्स में कुल 36,000 नोन कल्टीवेशन बॉडीज हैं और उन सब में सबसे पहले नंबर पर प्राइमोर्डियल सेरेफी बॉडी आती है। इस बॉडी का ओनर चाहे सेलेस्टियल पाथ पर चले या फींड पाथ पर, दोनों में ही सबसे ऊंची पीक तक पहुंच सकता है। पूरी एटर्निटी में इसका कोई मुकाबला नहीं है। मेरा छोटा भाई एक्चुअली प्राइमोर्डियल सेरेफी बॉडी का ओनर है। ये सोचते ही उसके चेहरे पर एक कड़वी सी मुस्कान आ गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि 1 लाख साल की तैयारी के बाद भी वो हार जाएगी, और वो भी जन्म लेते ही पूरी तरह से हार गई। हाँ, सिर्फ बॉडी के मामले में मैं तुमसे हार गई हूँ, लेकिन आखिर में तुम्हारी अचीवमेंट्स कभी मेरी बराबरी नहीं कर पाएंगी। ऑरोरा ने इस जन्म के लिए पूरे 1 लाख सालों तक तैयारी की थी। प्राइमोर्डियल अर्थ कोर और सॉवरेन अर्थबोर्न तो बस शुरुआत थी। आगे उसके लिए और भी अनेक ट्रेजर्स और अपॉर्चुनिटीज इंतजार कर रहे थे जिन्हें वो अपने बॉडी के साथ फ्यूज करेगी। और सबसे कीमती चीज थी उसके 1 लाख सालों का कल्टिवेशन एक्सपीरियंस, जिसका मुकाबला कोई भी न्यूबॉर्न कभी नहीं कर सकता था। ये सोचकर ऑरोरा को काफी सुकून मिला। लेकिन उसके तुरंत बाद मैंने चेंबर के अंदर ही दोबारा चेक इन किया और रिवॉर्ड में मिस्टिक एसेंस की एक बॉटल मिल गई। वहाँ आसपास कोई नहीं था, इसलिए मैंने जेड बॉटल को पकड़ा और बड़े बड़े घूंट भरकर पूरी पी गया। कुछ ही देर में पूरी बॉटल मेरे पेट में चली गई। मिस्टिक एसेंस एब्जॉर्ब करने के बाद मैं पूरी तरह सेटिस्फाई हो गया। ये बॉडी उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा पावरफुल थी। बॉटल में थोड़ी सी मिस्टिक एसेंस अब भी बची हुई थी। मैं अपनी छोटी बहन की तरफ देखता हूँ, अपनी उंगली बॉटल के अंदर डिप करता हूँ और उसके होठों के बीच रख देता हूँ। उसकी छोटी सी सिकुड़ी हुई भौहें धीरे से सीधी हो जाती हैं। मिस्टिक एसेंस की वजह से वो और भी गहरी नींद में सो जाती है। तभी चेंबर का दरवाजा खुलता है। एक आदमी, एक औरत और सफेद भौं वाले एक बुजुर्ग अंदर आते हैं। एंसेस्ट्रल सॉवरेन ने जानबूझकर 9 सन्स कन्वर्जेंस के दिन रीइंकार्नेट होना चुना था। नेचुरली वो चाहती थी कि ब्लेसिंग के वक्त उसे सबसे बड़ी फॉर्चून मिले। हमें एंसेस्ट्रल सॉवरेन की ब्लेसिंग कंप्लीट करने में मदद करनी होगी। इतना कहकर वो लगभग 3 फुट का एक स्क्वायर स्टोन निकालते हैं। मेरा एशवुड उसमें से निकलती स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस करते ही हैरान रह जाती है। पूरी दुनिया में किसने सोचा होगा कि इतना बड़ा मटन फैट स्पिरिट जेड भी हो सकता है। स्पिरिट जेड एक जेंटल नेचर वाला जेड होता है जिसमें स्पिरिचुअल एनर्जी भरी होती है। अगर इसे किसी बेबी की स्किन के पास रखा जाए तो ये धीरे धीरे उसकी कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्रूव करता है और एक नॉर्मल बॉडी को चोजन प्रोडिजी की बॉडी बना देता है। इतना बड़ा स्पिरिट जेड, इसका मतलब मेरी किस्मत चमकने वाली है। लेकिन अगले ही पल मैंने देखा कि मेरी छोटी बहन को सीधा स्पिरिट जेड के ऊपर लेटा दिया गया है। मेरी टैलेंट तो उससे भी ज्यादा है, फिर पहले अब्सॉर्ब वो क्यों करेगी? कहीं मेरे फादर को लगता तो नहीं कि मैं उनका असली बेटा ही नहीं हूँ। स्पिरिट जेड रखने के बाद क्लैन लीडर और एल्डर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सिर्फ मीरा रूम में रहती है जो दोनों बच्चों का ख्याल रखेगी। मुझे आंखें बंद करके सोता हुआ देखकर मीरा भी वहीं लेटकर आराम करने लगती है। जैसे ही मुझे उसकी सांसें एकदम स्टेबल सुनाई देने लगती हैं, मैं अपनी आंखें खोल देता हूँ। स्पिरिट जेड को देखते ही मेरी आंखें चमक उठती हैं। अंडरवर्ल्ड में चेक इन करते वक्त मुझे एक और प्राइसलेस ट्रेजर मिला था, सेलेस्टियल ड्यू, जिसकी वैल्यू स्पिरिट जेड से भी 100 गुना ज्यादा थी। बस प्रॉब्लम ये है कि सेलेस्टियल ड्यू की पावर बहुत ही वायलेंट और ओवरवेलमिंग है। एक न्यूबॉर्न के लिए उसे हैंडल करना नामुमकिन है। इसलिए मेरा प्लान था कि पहले थोड़ा स्पिरिट जेड एब्जॉर्ब करके अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रॉन्ग बनाऊं, फिर सेलेस्टियल ड्यू यूज करूं। अगर अभी मैं अपनी छोटी बहन का थोड़ा सा हिस्सा ले भी लूं तो बाद में उसे वापस कर दूंगा। मैं अपना मोटा सा छोटा हाथ बढ़ाता हूं और स्पिरिट जेड के कोने पर जोर से धक्का देता हूं। तुरंत उसका एक छोटा सा टुकड़ा टूटकर गिर जाता है। मैं उसे उठाकर सीधा मुंह में डालकर निगल जाता हूं। जैसे ही स्पिरिट जेड मेरे पेट में पहुंचता है, वो रॉ एनर्जी की एक जबरदस्त लहर में बदलकर मेरे पूरे शरीर में फैल जाता है। ये एनर्जी मिस्टिक एसेंस से भी कई 100 गुना ज्यादा पावरफुल थी। पलक झपकते ही 1 घंटा गुजर गया। मेरे बॉडी के अंदर एक रोशनी चमकने लगती है और धीरे धीरे एक इंसानी सिलुएट का शेप बनने लगता है। बाई तरफ गोल्ड और दाई तरफ बिल्कुल पिच ब्लैक। सरफिब बॉडी, आधा सेलेस्टियल और आधा फींड। गोल्ड सेलेस्टियल को रिप्रेजेंट करता है और ब्लैक फींड को। फिलहाल ये सिर्फ एक हल्का सा आउटलाइन था। जब ये पूरी तरह सॉलिड होकर कंप्लीट फिगर बन जाएगा तब सरफिब बॉडी माइनर कंप्लीशन तक पहुंच जाएगी। ये स्पिरिट जेड तो कमाल का टेस्ट करता है। एक और पीस खा लेता हूँ। इतना कहकर मेरा छोटा सा हाथ स्पिरिट जेड के दूसरे कोने पर जोर से धक्का देता है। एक और छोटा टुकड़ा टूटकर अलग हो जाता है। स्पिरिट जेड के ऊपर ऑरोरा बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन पर लेटी हुई थी। ये वही स्पिरिट जेड था जो उसने अपनी पिछली लाइफ टाइम्स में इकट्ठा किया था। जब से उसने अपनी 100 लाइफ टाइम्स की रीइंकार्नेशन की तैयारी शुरू की थी, तब से वो प्राइसलेस ट्रेजर्स इकट्ठा करती आ रही थी। सेलेस्टियल स्टोन की मदद से उन ट्रेजर्स को मॉर्टल वर्ल्ड में भेजती रही और अपने डिसेंडेंट्स के लिए एंसेस्ट्रल डिक्री छोड़ गई थी कि उसके लिए और भी ट्रेजर्स इकट्ठा करते रहें। ये सब सिर्फ उसी पल के लिए था जब उसकी 1 लाख साल बाद 100 लाइफ टाइम्स आखिरकार एक जगह मिलेंगी। 9 सन्स कन्वर्जेंस में अब सिर्फ 20 दिन बचे थे। उससे पहले उसका प्राइमोर्डियल अर्थ कोर माइनर कंप्लीशन तक पहुंचना जरूरी था, तभी वो सोलर ब्लेसिंग रिसीव कर पाएगी। 9 सन्स कन्वर्जेंस सिर्फ हर 10,000 साल में एक ही बार होता है। अगर वो इसे हासिल कर
लेती है तो अपने बॉडी के अंदर एक सोलर एम्बर प्लांट कर सकती है। वक्त के साथ उसे नर्चर करके वो एक टॉप टियर इमॉर्टल फ्लेम में बदल सकता है। सिर्फ इस एक मौके का इंतजार करने के लिए उसने अपनी रीइंकार्नेशंस में 3000 साल बिता दिए और ये छोटा सा ब्रैट मेरी सॉवरेन स्पिरिट जेड चुराने की हिम्मत कर रहा है। तभी ऑरोरा की नजर मेरे हाथ पर पड़ती है जो स्पिरिट जेड के कोने की तरफ बढ़ रहा था। मैं उसका एक छोटा सा टुकड़ा तोड़कर सीधा अपने मुंह में डाल लेता हूँ। वो दोबारा उस कोने की तरफ देखती है और पाती है कि वहाँ मुट्ठी जितना बड़ा गड्ढा बन चुका था। साफ दिख रहा था कि वो सब मैंने खा चुका था। ये देखकर एम्प्रेस गुस्से से फटने वाली हो जाती है। एंशिएंट डेजोलेट हेवन रेल्म में भी इतना बड़ा स्पिरिट जेड ढूंढना आसान नहीं था। उसका प्लान ये था कि इसी स्पिरिट जेड की मदद से वो अगले 20 दिन में अपने प्राइमोर्डियल अर्थ कोर को माइनर कंप्लीशन तक पहुंचाएगी और उसके बाद धीरे धीरे अब्सॉर्ब करके उसे ग्रेट कंप्लीशन तक ले जाएगी। लेकिन अब मेरा छोटा भाई जितना भी अब्सॉर्ब करेगा उतना ही मेरा नुकसान होगा। ये तो दिन दहाड़े लूट है। एक एम्प्रेस होते हुए वो कैसे देख सकती थी कि उसका ट्रेजर ये छोटा सा बदमाश चुरा ले। ये क्या हो रहा है? मेरी छोटी बहन इतनी गुस्से में क्यों लग रही है? वो अभी सिर्फ एक न्यू बॉर्न बेबी है। उसका बॉडी अभी डेवलप ही हो रहा है। चाहे उसके पास पावरफुल फिजिक हो फिर भी उसे ऐसा कुछ नहीं कर पाना चाहिए। ऑरोरा गुस्से से बेबी बॉय को घूरती है। उसकी आंखें साफ कह रही थी, ओए छोटे ब्रैट, ये स्पिरिट जेड सिर्फ मेरा है, इसे चुराने का सोचना भी मत। फिर वो अपना छोटा सा हाथ बढ़ाती है, स्पिरिट जेड के कोने से मूंगफली जितना एक छोटा टुकड़ा तोड़ती है और सीधा मुंह में डाल लेती है। ये देखकर मैं अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगता हूँ। तो मेरी छोटी बहन काफी स्मार्ट निकली। स्पिरिट जेड खाने का तरीका मुझसे कॉपी कर लिया। ठीक है, फिर देखते हैं हम दोनों में से कौन ज्यादा फास्ट खाता है। और बस फिर क्या था, एक बेबी बॉय और एक बेबी गर्ल के बीच जबरदस्त ईटिंग कंपटीशन शुरू हो गया। एक पीस तुम्हारा, एक पीस मेरा। दोनों बड़े मजे से स्पिरिट जेड खा रहे थे। मीरा की नींद खुलती है और वो अंगड़ाई लेती है। जैसे ही उसकी नजर दोनों बच्चों पर पड़ती है जो स्पिरिट जेड खा रहे थे, वो इतनी डर जाती है कि लगभग उछल पड़ती है। ये दोनों स्पिरिट जेड खा रहे हैं। हे भगवान, स्पिरिट जेड की एनर्जी जेंटल जरूर होती है लेकिन इसे सीधा निगलने से उसकी एनर्जी बॉडी के अंदर फट सकती है। जरा सी गलती हुई तो उनकी मेरिडियंस बिगड़ सकती हैं या उनका बॉडी तक फट सकता है। लेकिन जब वो दोनों बच्चों को ध्यान से देखती है तो उन्हें स्पिरिट जेड से कोई नुकसान नहीं हुआ था, बल्कि हर गुजरते पल के साथ उनका बॉडी और भी पावरफुल होता जा रहा था। ये फिजिक्स उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। तब मीरा को एहसास हुआ कि उसकी समझ कितनी छोटी थी। उसने इन दोनों बॉडीज की असली पावर को बहुत कम समझा था। वो खुद स्पिरिट जेड का एक टुकड़ा तोड़ती है, उसे मूंगफली जितने छोटे पीसेस में बांटकर मेरे पास रख देती है। खाओ बेटा। मैं जोर से मुस्कुराता हूँ। माँ का प्यार ही सबसे बड़ा होता है। ये बात बिल्कुल सच है। और उधर मेरा वो सो कॉल्ड फादर तो क्लियरली मेरी बहन की साइड ले रहा है, बिल्कुल फेवरेटिज्म कर रहा है। ऑरोरा तो गुस्से से पागल होने वाली थी। सॉवरेन स्पिरिट जेड, तुझे तो मेरी साइड होना चाहिए था और तू उल्टा उस छोटे ब्रैट की हेल्प कर रहा है। तुम दोनों तो मिलकर मेरे खिलाफ हो। ऑफ कोर्स ये सब वो सिर्फ अपने दिमाग में ही चिल्लाती है, बाहर किसी को उसकी एक भी बात सुनाई नहीं देती। एक न्यू बॉर्न बेबी होने की वजह से वो सिर्फ इतना ही कर सकती थी कि अपना ट्रेजर उस छोटे ब्रैट के हाथों धीरे धीरे खत्म होते देखे। ऐसे ही 2 दिन और गुजर गए। जो स्पिरिट जेड पहले एक परफेक्ट स्क्वायर ब्लॉक था, अब उसका बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो चुका था। उसका आधे से भी ज्यादा हिस्सा मैंने खा लिया था और सिर्फ थोड़ा सा ऑरोरा ने। और मीरा जो रूम में उन दोनों का ख्याल रख रही थी, उसके दिल में बेबी बॉय के लिए थोड़ा ज्यादा प्यार था, इसलिए उसने किसी को भी नहीं रोका। उसके हिसाब से चाहे कोई भी बच्चा खाए, स्पिरिट जेड उनके बॉडीज को सिर्फ और पावरफुल ही बना रहा था। और ये तो अच्छी बात थी, जब तक उन्हें कोई नुकसान नहीं हो रहा, पूरा स्पिरिट जेड खा लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अचानक मैं रूम के बीच हवा में तैरने लगता हूँ। मेरे बॉडी से 2 रंगों की रोशनी निकल रही थी, बाईं तरफ गोल्डन और दाईं तरफ काली। जो पहले सिर्फ एक हल्का सा आउटलाइन था, अब वो पूरी तरह एक इंसानी सिलुएट में बदल चुका था। मीरा मेरे बॉडी को देखते ही शॉक से जम गई। वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। ये डिवाइन बॉडी का माइनर कंप्लीशन है। इतने कम वक्त में ही इसका बॉडी इस स्टेज तक पहुंच गया। ये स्पीड तो बिल्कुल अनबिलीवेबल है। इसका पूरा क्रेडिट स्पिरिट जेड को जाता है, वरना इतने कम टाइम में मैं कभी भी इस लेवल तक नहीं पहुंच सकता था। और ऑरा उसके बॉडी से निकलती ऑरा को महसूस करती है और तुरंत बेबी बॉय की तरफ देखती है। गुस्से से वो लगभग पागल हो जाती है। तुमने मेरी इतनी सारी सॉवरेन जेड चुरा ली, इस बार ये सॉवरेन तुमसे जरूर हिसाब चुकाएगी। ये स्पिरिट जेड उसका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड था, जिससे वो अपने प्राइमोर्डियल अर्थ कोर को ग्रेट कंप्लीशन तक ले जाने वाली थी। और अब ये छोटा ब्रैट उसका इतना बड़ा हिस्सा खा चुका था, जो बचा है शायद वो भी काफी ना हो। एक वक्त की शक्तिशाली एम्प्रेस सिर्फ गुस्से के मारे वहीं बेहोश हो जाती है। मुझे भी महसूस होता है कि मेरी छोटी बहन के साथ कुछ गड़बड़ है। अरे मेरी छोटी बहन बेहोश क्यों हो गई? शायद मेरी ओवरवेलमिंग प्रेजेंस की वजह से। लगता है डर गई होगी। आखिर अभी तो न्यू बॉर्न ही है, उसे अभी कुछ पता थोड़ी है। ऐसे डर जाना बिल्कुल नॉर्मल बात है। मेरा बॉडी धीरे से वापस बेड पर आ जाता है। फिर मेरी नजर स्पिरिट जेड पर पड़ती है। शुरू में वो एक परफेक्ट स्क्वायर ब्लॉक था, बिल्कुल एक बड़े पत्थर की तरह। अब उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे चूहे उसे चबा गए हों। एक छोटा सा कोना गायब था, वो ऑरोरा का काम था, और बीच में जो बड़ा सा गड्ढा था वो मेरा काम था। मेरा बॉडी क्लियरली मेरी बहन से ज्यादा पावरफुल है, इसलिए मैं सब कुछ उससे कहीं ज्यादा फास्ट एब्जॉर्ब करता हूँ। मैं पलटकर बेड के किनारे तक रेंगता हूँ, हाथ बढ़ाता हूँ
और स्पिरिट जेट का एक और बड़ा टुकड़ा तोड़ लेता हूँ। पहले जब मैं एब्जॉर्ब कर रहा था, मेरी बहन हर बार मूंगफली जितना टुकड़ा खा रही थी और मेरे पीसेस बटेर के अंडे जितने होते थे, उसके पीसेस से 4 या 5 गुना बड़े। लेकिन इस बार जो टुकड़ा मैंने तोड़ा वो मुर्गी के अंडे जितना बड़ा था, यानी बटेर के अंडे से भी 4 या 5 गुना बड़ा। अब मेरा बॉडी माइनर कंप्लीशन तक पहुंच चुका था। मेरे फिजिक का हर एस्पेक्ट 100 गुना ज्यादा पावरफुल हो गया था और मेरी एब्जॉर्प्शन स्पीड भी बहुत बढ़ गई थी। इतना बड़ा टुकड़ा एक साथ एब्जॉर्ब करना मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैं उस बड़े टुकड़े को कई छोटे पीसेस में तोड़ता हूँ और एक ही बार में सब निकल जाता। जैसे ही एक पीस एब्जॉर्ब होता, मैं तुरंत एक और अंडे जितना बड़ा टुकड़ा तोड़कर खा लेता। पीस के बाद पीस में लगातार एब्जॉर्ब करता रहा और जब मैं खुद खा लेता तो अपनी बहन के लिए भी एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ना नहीं भूलता। चलो छोटी बहन शर्माओ, मैं साथ में खाते हैं। जितना ज्यादा एब्जॉर्ब करोगी उतनी ही अच्छी ब्लेसिंग मिलेगी। तुम तो सो रही हो इसलिए मैं ही तुम्हें खिला देता हूँ। बाद में ये मत कहना कि मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। दिन से रात और रात से अगली सुबह तक मैं अपना हिस्सा भी खाता रहा और अपनी बहन को भी खिलाता रहा, हर पल का पूरा मजा लेते हुए। सुबह की एक हल्की सी धूप खिड़की से अंदर आकर बेबी गर्ल के चेहरे पर पड़ती है और औरा अपना छोटा सा हाथ आंखों पर रखती है और धीरे धीरे उसकी आंखें खुल जाती हैं। मैं इस सॉफ्ट बेड पर कैसे आ गई? मैं तो स्पिरिट जेट के ऊपर लेटी हुई थी, फिर यहाँ कैसे आ गई? धीरे धीरे उसकी नजर साफ होने लगती है। सबसे पहले उसकी नजर बेबी बॉय के साइड फेस पर पड़ती है। वो अपने हाथ में कुछ पकड़कर मुंह में भर रहा था। थोड़ी देर बाद उसकी नजर और साफ हो जाती है। अब वो क्लियरली देख पाती है, अरे उसके हाथ में तो मेरी स्पिरिट जेट है और इतना बड़ा टुकड़ा भी। फिर उसकी नजर बेबी बॉय के आगे जाती है। मुझे याद है स्पिरिट जेट तो वहीं रखी थी, अब वो गई कहाँ? क्या किसी ने उसे हटा दिया या कहीं और रख दिया? वो पूरे रूम में नजर दौड़ाती है लेकिन स्पिरिट जेट का कहीं नामो निशान नहीं था। तभी बेबी बॉय एक और हरकत करता है और उसका ध्यान वापस उसी पर चला जाता है। वो देखती है कि बेबी बॉय बेड के किनारे तक रेंगता है, झुककर बेड के नीचे हाथ डालता है जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। अगले ही पल उसका हाथ वापस बाहर आता है। जो हाथ पहले खाली था अब उसमें स्पिरिट जेट का एक बहुत बड़ा टुकड़ा था। ये तो स्पिरिट जेट है। बेबी बॉय के हाथ में जो टुकड़ा था वो आधे बन जितना बड़ा था। वो उसे सीधा मुंह में डालता है और सिर्फ 2-4 बाइट्स में ही निकल जाता है और औरा बिल्कुल जम सी जाती है। 2 पूरे दिन में उसने जितना एब्जॉर्ब किया था वो लगभग इतना ही था और ये बेबी बॉय 2 दिन का हिस्सा सिर्फ एक ही बार में खा गया। इस ट्रेजर को पाने के लिए उसने कितनी मेहनत की थी। ये उसके प्राइमोर्डियल अर्थ कोर को नर्चर करने के लिए था और अब देखो ये सब उस छोटे ब्रैट के काम आ गया। वो जल्दी से बेड के किनारे तक रेंगती है, नीचे झांक कर देखती है, लेकिन काश वो देखती ही ना, क्योंकि जैसे ही उसकी नजर नीचे पड़ती है वो बिल्कुल जम सी जाती है। जो स्पिरिट जेट पहले 3 फुट का स्क्वायर ब्लॉक था अब लगभग पूरा खत्म हो चुका था। सिर्फ आधा फुट जितना एक छोटा सा टुकड़ा बचा था, बाकी सब कुछ उस छोटे ब्रैट ने खा लिया था। मेरी स्पिरिट जेट मुझे वापस दो। एक वक्त की शक्तिशाली एम्प्रेस का खून गुस्से से खौल उठता है। गुस्सा सीधा उसके दिमाग तक चढ़ जाता है। बस एक पल पहले ही होश में आई थी और फिर से बेहोश हो गई। मैं अपनी छोटी बहन की तरफ देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। ये अभी तो होश में आई थी, फिर दोबारा बेहोश क्यों हो गई? मैं अपना छोटा सा हाथ हिलाता हूँ और अपनी स्टोरेज रिंग से एक जेड बॉटल निकालता हूँ। सेलेस्टियल ड्यू, जो हेवन और अर्थ की एसेंस से पैदा हुई एक डिवाइन ड्यू है। इसका नरिशिंग इफेक्ट इन्फेंट्स के लिए बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। ये स्पिरिट जेट से भी कहीं ज्यादा पावरफुल है। इसी वजह से ये एक न्यू बॉर्न के लिए शुरुआत में यूज करना सही नहीं होता। मैं पहले ही काफी स्पिरिट जेड अब्सॉर्ब कर चुका हूँ, जिससे मेरा बॉडी काफी स्ट्रांग हो गया है। इसीलिए अब मैं सेलेस्टियल ड्यू अब्सॉर्ब करने के लिए रेडी हूँ। पिछले कुछ दिनों से जो मैं अपनी बहन की स्पिरिट जेट चुरा रहा था उसका असली रीजन भी यही था। मैं सेलेस्टियल ड्यू की बोतल खोलता हूँ, अपनी उंगली उसके अंदर डिप करता हूँ और थोड़ी सी लिक्विड अपनी उंगली पर लगाकर अपनी छोटी बहन के होंठों के बीच रख देता हूँ। छोटी बहन, ये सेलेस्टियल ड्यू कोई सस्ता ट्रेजर नहीं है। इसकी वैल्यू स्पिरिट जेट से कहीं ज्यादा है जो मैंने यूज की थी। जैसे ही ऑरोरा सेलेस्टियल ड्यू अब्सॉर्ब करती है उसके सोते हुए चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है, जैसे वो कोई बहुत ही खूबसूरत सपना देख रही हो। मैं भी सेलेस्टियल ड्यू पी लेता हूँ और सॉफ्ट बेड पर लेटकर अपने बॉडी के अंदर उबलती हुई एनर्जी को अब्सॉर्ब करने लगता हूँ। स्पिरिट जेट की वजह से मेरी फाउंडेशन पहले ही काफी स्ट्रांग हो चुकी थी, इसलिए अब सेलेस्टियल ड्यू अब्सॉर्ब करना मेरे लिए काफी आसान था। काफी देर बाद मेरे इस छोटे से बॉडी से एक के बाद एक चमकदार रोशनी की किरणें फूटने लगती हैं। उसकी टेरिफाइंग ऑरा सीधी 9th हेवन तक पहुंच जाती है। 9th हेवन के बहुत ऊपर एक हजारों फीट ऊंचा कोलोसस दिखाई देता है। उसका सर आसमान को छू रहा था और उसके पैर गहरी अबिस पर मजबूती से टिके हुए थे। वो हेवन और अर्थ को जोड़ने वाले एक अकेले पिलर की तरह खड़ा था, बिल्कुल अटल और हिलाया ना जा सके ऐसा। उस कोलोसस के बॉडी पर 2 रंग साफ दिख रहे थे। बाईं तरफ गोल्डन, जहां से डिवाइन सेलेस्टियल लाइट निकल रही थी, और दाईं तरफ पिच ब्लैक, जहां से एंडलेस अबिस जैसी डार्क डिमोनिक ऑरा फूट रही थी। वो कोलोसस इतना बड़ा था कि 10,000 माइल्स के अंदर मौजूद हर इंसान उसे देख सकता था। गिनती के बाहर आम लोग घुटनों पर बैठकर उस कोलोसस के सामने सिर झुका देते हैं। यहाँ तक कि कई कल्टीवेटर्स भी उसकी ऑरा महसूस करते ही जमीन पर गिर पड़ते हैं। 100,000 माउंटेन्स की गहराई में फेट वॉच पवेलियन खड़ा था। फेट वॉच सीयर उस ऊंची टावर के ऊपर बैठा दूर दिख रहे कोलोसस को देख रहा था। एशवुड क्लैन में 2 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पैदा हुए हैं। इस दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। मास्टर, आप कह रहे हैं कि एशवुड क्लैन में स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पैदा हुए हैं, और वो भी 2? स्टार ऑफ डेस्टिनी का नाम सुनते ही उस यंग अप्रेंटिस की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। स्टार ऑफ डेस्टिनी का अपीयरेंस इस बात की निशानी होता है कि एक ऐसा इंसान पैदा हुआ है जिसके पास बेइंतहा फॉर्च्यून होगी, और यहाँ तो एक नहीं सीधे 2 पैदा हुए हैं। ये बात ही काफी है ये साबित करने के लिए कि एशवुड
एशवुड क्लैन की किस्मत अब हेवन के रूल्स को भी चैलेंज करेगी। फेट वॉचसियर धीरे से सिर हिलाता है। दो स्टार्स ऑफ डेस्टिनी आसमान में एक दूसरे की गूंज बन रहे हैं। लगता है अब एशवुड क्लैन के राइज को कोई नहीं रोक सकता। एंशिएंट कॉर्वाइन क्लैन के एक फॉरबिडन पवेलियन के अंदर बहुत सालों से सिक्लूजन में बैठे एक एल्डर धीरे से अपनी आंखें खोलते हैं। अगर बाहर की दुनिया को पता चल जाए कि कॉर्वाइन क्लैन कर ये एल्डर अभी भी जिंदा है तो सब लोग हैरान रह जाएंगे। एल्डर उस कोलोसस की ऑरा महसूस करते ही उनकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। क्या ये लेजेंडरी प्राइमोर्डियल सेराफी बॉडी हो सकती है? ये एवरलास्टिंग रेल्म में कैसे अपीयर हो गई? उन्होंने खुद भी इसके बारे में सिर्फ एक एंशिएंट टेक्स्ट में पढ़ा था। प्राइमोर्डियल सेराफी बॉडी का जिक्र भी बस कुछ बिखरे हुए पुराने रिकॉर्ड्स में मिलता था। अगर इस डिवाइन बॉडी की एक सबसे खास पहचान ना होती जिसमें सेलेस्टियल और फींड एक ही बॉडी में साथ एग्जिस्ट करते हैं तो शायद वो इसे पहचान ही नहीं पाते। हजारों फीट ऊंची ये प्रोजेक्शन, क्या प्राइमोर्डियल सेराफिक बॉडी पहले ही ग्रेट कंप्लीशन तक पहुंच चुकी है? ये ख्याल आते ही एल्डर जोर से ठंडी सांस खींच लेते हैं। क्लैन लीडर कहाँ है? फॉरबिडन चेंबर के अंदर से एक तेज आवाज गूंजती है। ग्रीटिंग्स एल्डर स्काईरीच। एल्डर स्काईरीच पूछते हैं, क्या तुम्हें उस कोलोसल प्रोजेक्शन की ओरिजिन के बारे में पता है? इतने सालों से वो सिक्लूजन में थे और आज सिर्फ उस कोलोसल प्रोजेक्शन की टेरिफाइंग ऑरा नहीं उनकी कल्टीवेशन ट्रांस तोड़ दी थी। जूलियन गोरवाइन सर झुकाकर जवाब देता है, अगर मेरा अंदाजा सही है तो वो प्रोजेक्शन एशवुड क्लैन की तरफ से आई है। मैं सिर्फ 1 सेंचुरी के लिए सिक्लूजन में गया था और इतने में ही एशवुड क्लैन ने इतनी टेरिफाइंग पावर पैदा कर ली। एक डिवाइन बॉडी जो ग्रेट कंप्लीशन तक पहुंच गई है। अब शायद उसे कोई नहीं रोक सकता। ग्रेट कंप्लीशन शब्द सुनते ही जूलियन का सर झटके से ऊपर उठता है। हैरानी से उसकी आंखें बाहर निकलने लगती हैं। क्या आप कह रहे हैं कि ये डिवाइन बॉडी पहले ही ग्रेट कंप्लीशन तक पहुंच गई है? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? उसने खुद कोलोसल प्रोजेक्शन देखी थी लेकिन उसके अपीयर होने की असली वजह उसे बिल्कुल नहीं पता थी। एल्डर स्काईरीच धीरे से बोलते हैं, ये सच ही हो सकता है। चाहे मुझे मानना पसंद हो या ना हो लेकिन सच नहीं बदलेगा। जूलियन के चेहरे पर एक के बाद एक इमोशंस बदलने लगते हैं जैसे उसने कोई बिल्कुल इम्पॉसिबल चीज देख ली हो। कुछ ही दिन पहले एशवुड क्लैन में 2 बच्चे पैदा हुए थे। बेबी बॉय के जन्म पर हजारों सेलेस्टियल्स और फींड्स उसके सामने घुटनों पर झुक गए थे और सिर्फ 15 दिन के अंदर ही उसकी डिवाइन बॉडी ग्रेट कंप्लीशन तक पहुंच गई। ऐसी टैलेंट वाकई टेरिफाइंग है। डिवाइन बॉडी हेवन और अर्थ की सबसे पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशन होती है। हर एक डिवाइन बॉडी उसके ओनर को कल्टीवेशन के लिए अनइमेजिनेबल टैलेंट देती है। डिवाइन बॉडी के 2 स्टेजेस होते हैं, माइनर कंप्लीशन और ग्रेट कंप्लीशन। हर स्टेज कंप्लीट होते ही टैलेंट 10 गुना 100 गुना तक बढ़ जाती है और कुछ ट्रूली एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिवाइन बॉडीज के लिए ग्रेट कंप्लीशन तक पहुंचते ही स्ट्रेंथ 1000 गुना हत्ता की 10,000 गुना तक बढ़ सकती है। प्राइमोर्डियल सेराफिक बॉडी वैसे ही पहले से बहुत टेरिफाइंग थी। अब जब वो ग्रेट कंप्लीशन तक पहुंच गई है तो उसकी असली पावर कितनी टेरिफाइंग होगी इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। क्या कहा? सिर्फ 15 दिन? एल्डर स्काईरीच का चेहरा हैरानी से भर जाता है। उनका पूरा शरीर कांप उठता है। उन्होंने सोचा था कि इस लेवल की डिवाइन बॉडी को ग्रेट कंप्लीशन तक पहुंचने में किसी को कई दशक हत्ता की कई सदियां लग जाएंगी। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये काम एक ऐसे बच्चे ने कर दिया होगा जो पैदा हुए अभी मुश्किल से 10-15 दिन ही हुआ है। एल्डर, क्या हमें मौका देखकर उस बेबी बॉय को खत्म कर देना चाहिए? कोरवाइन क्लैन और एशवुड क्लैन दोनों ही एंशिएंट ब्लड लाइन्स है और सालों से उनके बीच तनाव चलता आ रहा है। बाहर से दोनों क्लैन्स शांत दिखते हैं लेकिन अब एशवुड क्लैन में हेवन डिफाइन टैलेंट वाला डिवाइन सन पैदा हो गया है। अगर उसे ऐसे ही बढ़ने दिया गया तो फ्यूचर में वो कोरवाइन क्लैन का सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। बिल्कुल नहीं। एल्डर स्काईरीच तुरंत हाथ उठाकर मना कर देते हैं। इतने कम वक्त में प्राइमोर्डियल सेराफिक बॉडी को पूरी तरह फॉर्म करके ग्रेट कंप्लीशन तक पहुंचाना कोई नॉर्मल बात नहीं है। इस बच्चे के पास जरूर ट्रिमेंडस फॉर्च्यून है। कोरवाइन क्लैन को उससे दोस्ती करनी चाहिए, दुश्मनी नहीं। जूलियन ने कभी सोचा भी नहीं था कि एल्डर एक न्यूबॉर्न बच्चे को इतनी इंपॉर्टेंस देंगे। जब एल्डर ने दोस्ती का फैसला कर ही लिया है तो हमें दोनों क्लैन्स के रिश्ते और मजबूत करने चाहिए और आगे चलकर एलाइज बनना चाहिए। एशवुड क्लैन के मेन गेट पर गैरेथ कई दिनों बाद वापस लौट आता है। उसका मूड काफी अच्छा था लेकिन जैसे ही उसकी नजर आसमान में लटकी उस कोलोसल फिगर पर पड़ती है उसका चेहरा शौक से बदल जाता है। वो रोशनी की एक स्ट्रीक बनकर सीधा अपने कोर्टयार्ड की तरफ दौड़ पड़ता है। एल्डर एऑन पहले से ही कोर्टयार्ड में खड़े थे, सर ऊपर उठाकर आसमान में मौजूद उस कोलोसस को देख रहे थे। एल्डर, आखिर यहाँ हो क्या रहा है? अगर मेरा अंदाजा सही है तो प्राइमोर्डियल सेराफिक बॉडी ग्रेट कंप्लीशन तक पहुंच चुकी है। गैरेथ मुश्किल से थूक निकलता है। डिवाइन बॉडी ग्रेट कंप्लीशन तक पहुंच गई? अभी तो सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं, ये इतनी जल्दी कैसे हो गया? उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा था कि फॉरबिडन ग्राउंड्स की सिर्फ एक ट्रिप जो 5 दिन से भी कम चली, उसके वापस आने तक उसके बेटे की डिवाइन बॉडी ग्रेट कंप्लीशन तक पहुंच चुकी होगी। ये स्पीच सच में हैरान कर देने वाली थी। एल्डर रेयॉन चेंबर की तरफ देखकर बोलते हैं, चलो तुम्हारी वाइफ के रूम में चलते हैं, शायद वहां हमें जवाब मिल जाए। गैरेथ आगे बढ़कर दरवाजा खोलता है। सबसे पहले उसकी नजर मुझ पर पड़ती है जो बेड पर बैठा हुआ था। फिर वो दोबारा देखता है और ऑरोरा को भी बेड पर लेटा हुआ पाता है। तभी उसकी नजर उस मटन फैट स्पिरिट येड पर पड़ती है जो पहले 3 फुट का परफेक्ट स्क्वायर ब्लॉक था, अब सिर्फ आधा फुट जितना छोटा सा टुकड़ा बचा था। मुश्किल से उसका 10वां हिस्सा रह गया था। सिर्फ ये एक नजारा देखते ही गैरेथ को सब समझ आ गया। उसका दिमाग वहीं फटने वाला था। उसके बेटे की डिवाइन बॉडी ग्रेट कंप्लीशन तक पहुंच गई थी। ये बात तो खुशी की थी। चाहे उसने पूरा स्पिरिट येड ही क्यों ना खा लिया हो, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन वो स्पिरिट येड तो एंसेस्ट्रल सॉवरेन का था और उसके बेटे ने उसका इतना बड़ा हिस्सा खा लिया था। ये सोचकर उसका पेट ही घबराहट से भर गया। उसे सबसे ज्यादा डर इस
बात का था कि बाद में एंसेस्ट्रल सॉवरेन इस बात का गुस्सा उन पर निकालेगी और सारी सजा उसी को भुगतनी पड़ेगी। एंसेस्ट्रल सॉवरेन ने 100 लाइफ टाइम्स में 1 लाख साल तक कल्टिवेट किया था। उसकी पावर हेवन तक पहुंचती थी। ऐसा कोई चांस ही नहीं था कि एक न्यू बॉर्न बेबी बॉय फ्यूचर में उसका मुकाबला कर सके। हाँ, बेबी बॉय की डिवाइन बॉडी ग्रेट कंप्लीशन तक पहुंच चुकी थी और फ्यूचर में उसकी ग्रोथ अपनी बहन से कहीं ज्यादा फास्ट होगी, लेकिन फिर भी वो एंसेस्ट्रल सॉवरेन की बराबरी नहीं कर सकता। एल्डर एओन अचानक अपने माथे पर हाथ मारते हैं। पिछले कुछ दिनों से उन्हें अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, लेकिन गैरेथ घर पर नहीं था और मीरा अकेले ही दोनों बच्चों का ख्याल रख रही थी, उन्हें दूध पिला रही थी और बाकी सब काम भी कर रही थी। इसलिए उन्हें अकेला उसके रूम में जाना ठीक नहीं लगा। किसी ने भी नहीं सोचा था कि सिर्फ कुछ ही दिनों में इतनी बड़ी बात हो जाएगी। सच कहे तो एक एल्डर होने के नाते बेबी बॉय की डिवाइन बॉडी का ग्रेट कंप्लीशन तक पहुंचना उनके लिए बहुत खुशी की बात थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि बाद में वो एंसेस्ट्रल सॉवरेन को ये सब समझाएंगे कैसे। गैरेथ जल्दी से बेड के पास जाता है और दोनों हाथों से मीरा के कंधे पकड़ लेता है। मीरा, बच्चे मटन फैट स्पिरिट ये खा रहे थे, तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? इसे सीधा खाना बहुत डेंजरस होता है, इसकी एनर्जी उनकी बॉडीज को फाड़ भी सकती थी। मीरा घबरा कर बोलती है, मैंने देखा था कि ईथन उसे खाकर बिल्कुल ठीक था, इसलिए मैंने उन्हें नहीं रोका। मीरा के माथे पर ठंडा पसीना आ जाता है। अब जब वो सोचती है कि क्या कुछ हो सकता था, तब उसे असली डर महसूस होता है। अच्छा हुआ कुछ नहीं हुआ, वरना वो लोग इसका जवाब कैसे देते। गैरेथ गहरी सांस लेकर बोलता है, तुमने बहुत लापरवाही की। ये स्पिरिट ये दोनों बच्चों के लिए था। अगर तुमने ईथन को लगभग सब खा लेने दिया तो औरोरा के लिए क्या बचा? औरोरा ने भी स्पिरिट येड खाया था, बस ईथन के मुकाबले बहुत धीरे, इसलिए ज्यादा हिस्सा ईथन को मिल गया। मीरा को तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं लगती, आखिर वो मेरी माँ है, नेचुरली उसे मुझसे थोड़ा ज्यादा प्यार है। गैरेथ बस एक और गहरी सांस लेता है और एल्डर के साथ रूम से बाहर निकल जाता है। एल्डर, अब हम क्या करें? मेरे बेटे, मेरा मतलब एंसेस्ट्रल सॉवरेन के लिए एब्जॉर्ब करने को सिर्फ थोड़ा सा स्पिरिट येड बचा है। एक तरफ से ये अच्छी खबर है, लेकिन बाद में हम एंसेस्ट्रल सॉवरेन को क्या जवाब देंगे? एल्डर एओन गहरी सांस भरते हैं, उनकी सफेद भौवें सिकुड़ जाती हैं। फॉरबिडन ग्राउंड्स के ट्रेजर वॉल्ट में अभी भी कुछ ऐसे ट्रेजर्स बचे हैं जो इन्फेंट्स के लिए सूटेबल हैं। हाँ, वो स्पिरिट येड जितने इफेक्टिव तो नहीं होंगे, लेकिन अब फिलहाल उन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। बस उम्मीद है कि एंसेस्ट्रल सॉवरेन, ये सोचकर ही कितनी अजीब बात लगती है, इतनी शक्तिशाली एंसेस्ट्रल सॉवरेन जिसने 100 लाइफ टाइम्स तक कल्टिवेट किया था, वो एक न्यूबॉर्न बेबी बॉय से कंपटीशन में हार गई, और वो भी जब दोनों सिर्फ इन्फेंट्स थे। अगर ये बात कभी बाहर फैल गई तो जो लोग एंसेस्ट्रल सॉवरेन को पहले से जानते थे वो हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। अब और कुछ किया भी नहीं जा सकता। गैरेथ खुले दरवाजे से रूम के अंदर देखता है। उसकी नजर फ्लोर पर बचे उस छोटे से स्पिरिट जेट के टुकड़े पर पड़ती है। अभी भी स्पिरिट जेट का लगभग 10वां हिस्सा बचा हुआ था। इतना तो एंसेस्ट्रल सॉवरेन की डिवाइन बॉडी को माइनर कंप्लीशन तक पहुंचाने के लिए काफी होना चाहिए। मंथ ब्लेसिंग सेरेमनी में अभी भी आधा महीना बाकी था, इतना टाइम काफी होना चाहिए। 9 सन्स कन्वर्जेंस ब्लेसिंग को खुद एंसेस्ट्रल सॉवरेन ने ही चुना था, इसलिए इसे किसी भी हाल में मिस नहीं किया जा सकता। दोनों को यकीन था कि 9 सन्स कन्वर्जेंस के लिए एंसेस्ट्रल सॉवरेन ने और भी कई तैयारियां पहले से कर रखी होंगी। इस बार वो जरूर सोलार ब्लेसिंग हासिल करेगी और सोलार एम्बर को अपना बना लेगी। बात खत्म करके दोनों वापस रूम में आ जाते हैं। रूम काफी बड़ा था और उसके अंदर 3 बेड्स लगे हुए थे। अब तक दोनों बच्चे बीच वाले बेड पर सोते थे, जबकि मीरा खिड़की के पास वाले बेड से उनका ख्याल रखती थी। गैरेथ बेबी गर्ल को उठाकर सबसे अंदर दीवार के पास वाले बेड पर सुला देता है, फिर फ्लोर से स्पिरिट जेट का बचा हुआ टुकड़ा उठाकर रूम के कोने में रख देता है। आज से दोनों बच्चे अलग अलग सोएंगे। स्पिरिट जेट का जो भी हिस्सा बचा है वो सिर्फ औरोरा का है। अब ईथन उसे और नहीं खा सकता। वैसे भी ईथन की डिवाइन बॉडी ग्रेट कंप्लीशन तक पहुंच चुकी है, अब उसके लिए स्पिरिट जेट का कोई फायदा नहीं। बच्चे अभी अभी पैदा हुए हैं, चाहे उनके पास कितनी भी पावरफुल डिवाइन बॉडीज क्यों ना हो, फिर भी उन्हें बाकी सब की तरह धीरे धीरे ही बड़ा होना पड़ेगा। बस फर्क इतना है कि डिवाइन बॉडी की वजह से उनकी ग्रोथ नॉर्मल बच्चों से ज्यादा फास्ट होगी और कल्टीवेशन का रास्ता भी उनके लिए बहुत आसान। अब और कुछ किया भी नहीं जा सकता। गैरेथ खुले दरवाजे से रूम के अंदर देखता है। उसकी नजर फ्लोर पर बचे उस छोटे से स्पिरिट जेट के टुकड़े पर पड़ती है। अभी भी स्पिरिट जेट का लगभग 10वां हिस्सा बचा हुआ था। इतना तो एंसेस्ट्रल सॉवरेन की डिवाइन बॉडी को माइनर कंप्लीशन तक पहुंचाने के लिए काफी होना चाहिए। मंथ ब्लेसिंग सेरेमनी में अभी भी आधा महीना बाकी था, इतना टाइम काफी होना चाहिए। 9 सन्स कन्वर्जेंस ब्लेसिंग को खुद एंसेस्ट्रल सॉवरेन ने ही चुना था, इसलिए इसे किसी भी हाल में मिस नहीं किया जा सकता। दोनों को यकीन था कि 9 सन्स कन्वर्जेंस के लिए एंसेस्ट्रल सॉवरेन ने और भी कई तैयारियां पहले से कर रखी होंगी। इस बार वो जरूर सोलार ब्लेसिंग हासिल करेगी और सोलार एम्बर को अपना बना लेगी। बात खत्म करके दोनों वापस रूम में आ जाते हैं। रूम काफी बड़ा था और उसके अंदर 3 बेड्स लगे हुए थे। अब तक दोनों बच्चे बीच वाले बेड पर सोते थे, जबकि मीरा खिड़की के पास वाले बेड से उनका ख्याल रखती थी। गैरेथ बेबी गर्ल को उठाकर सबसे अंदर दीवार के पास वाले बेड पर सुला देता है, फिर फ्लोर से स्पिरिट जेट का बचा हुआ टुकड़ा उठाकर रूम के कोने में रख देता है। आज से दोनों बच्चे अलग अलग सोएंगे। स्पिरिट जेट का जो भी हिस्सा बचा है वो सिर्फ औरोरा का है। अब ईथन उसे और नहीं खा सकता। वैसे भी ईथन की डिवाइन बॉडी ग्रेट कंप्लीशन तक पहुंच चुकी है, अब उसके लिए स्पिरिट जेट का कोई फायदा नहीं। बच्चे अभी अभी पैदा हुए हैं, चाहे उनके पास कितनी भी पावरफुल डिवाइन बॉडीज क्यों ना हो, फिर भी उन्हें बाकी सब की तरह धीरे धीरे ही बड़ा होना पड़ेगा। बस फर्क इतना है कि डिवाइन बॉडी की वजह से उनकी ग्रोथ नॉर्मल बच्चों से ज्यादा फास्ट होगी और कल्टीवेशन का रास्ता भी उनके लिए बहुत आसान होगा। मीरा, तुम ईथन को इतना ज्यादा फेवर मत करो, और औरोरा भी हमारी बेटी है, उसे भी स्पिरिट जेट एब्जॉर्ब करना है। मीरा सर हिलाकर
मुस्कुराकर बोली, ठीक है, टेंशन मत लो, मैं दोनों बच्चों का अच्छे से ख्याल रखूंगी। गैरेथ बेड के पास बैठ जाता है, मुस्कुराते हुए बेबी बॉय की तरफ देखकर प्यार से बोलता है, ईथन, अब से अपनी बहन की चीजें मत चुराना, गुड बॉय बनना, समझे? ठीक है। ये शब्द बिना सोचे समझे मेरे मुंह से निकल गया। जैसे ही वो एक शब्द बाहर आया, गैरेथ के पूरे बॉडी के रोंगटे खड़े हो गए। वो अपने कान को छूकर सोचने लगा कि कहीं उसने गलत तो नहीं सुना। एक नॉर्मल बेबी तो कम से कम 1 साल बाद बोलना शुरू करता है, और तब भी बस पापा या मामा जैसे सिंपल वर्ड्स ही बोल पाता है, लेकिन मैं तो मुश्किल से 10 दिन का था और पहले ही बोलने लगा था। वो धीरे से अपनी गर्दन घुमाकर मीरा की तरफ देखता है। मीरा भी उसी की तरह शौक में जम चुकी थी। क्या मैंने अभी सच में ईथन को ठीक है बोलते सुना? मीरा धीरे से बोली, नहीं, मैंने भी सुना है। अपने बेटे को बोलते सुनते ही मीरा का दिल भी जोर से धड़क उठा। नॉर्मली बच्चे धीरे धीरे दुनिया को समझते हैं, सही गलत सीखते हैं, फिर बोलना शुरू करते हैं। अगर वो अभी से उनकी बात समझने लगा है तो इसका मतलब वो एक असली प्रोडिजी है। मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया, मेरी पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। मैं लगभग अपना राज खोल ही बैठा था। अंडरवर्ल्ड चेक इन सिस्टम मेरा सबसे बड़ा सीक्रेट है, और अपनी पिछली लाइफ की मेमोरीज लेकर आना उससे भी बड़ा राज है। ये दोनों बातें किसी को भी कभी पता नहीं चलनी चाहिए, वरना सिर्फ मुसीबत ही मिलेगी। अभी मैं बहुत छोटा हूँ, मेरे पास खुद को प्रोटेक्ट करने की स्ट्रेंथ भी नहीं है। इस वक्त सिर्फ सावधानी ही सबसे सही रास्ता है। गैरेथ खुद ही बोलने लगता है। पहले तो ये बोल ही नहीं सकता था, लेकिन जब से इसकी डिवाइन बॉडी ग्रेट कंप्लीशन तक पहुंची है, इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट हो गई है। शायद इसी वजह से ये इतनी जल्दी बोलने लगा। गैरेथ की आंखें फिर से बड़ी हो जाती हैं। वो ईथन को टेस्ट करने के लिए और भी सवाल पूछता है। ईथन, क्या तुम मेरी बात समझ सकते हो? पापा बोलो, या तुम्हें दूध चाहिए? कई बार पूछने के बाद भी बेबी बॉय की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आता, बस वही मासूम सी स्माइल चेहरे पर बनी रहती है। शायद वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। ईथन के मुंह से गलती से वो एक शब्द निकल गया होगा। अभी वो सच में बोल नहीं सकता। अब और टेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। उस रात पूरे आसमान में एक पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। चेंबर के अंदर मुट्ठी भर का एक चमकता हुआ ल्यूमिनस पर्ल पूरे रूम को रोशन कर रहा था। रात की ठंडी हवा में मीरा की सांसें बिल्कुल आराम से चल रही थीं। उसकी धीमी और बराबर चलती सांसें पूरे रूम की खामोशी में गूंज रही थीं। मीरा बिल्कुल गहरी नींद में सो रही थी और औरा की आंखें खुल जाती हैं। अभी अभी वो एक बहुत ही खूबसूरत सपना देख रही थी। सपने में उसने डिवाइन ड्यू पी थी, लेकिन आंखें खुलते ही उसे महसूस होता है कि उसका बॉडी वाकई पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, स्पिरिट जेड से भी कहीं ज्यादा। आखिर ये हो क्या रहा है? कहीं उस छोटे ब्राट ने मेरे सोते वक्त मुझे कोई अच्छी चीज तो नहीं खिला दी? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अब जब वो पूरी तरह होश में आती है तो देखती है कि वो अपने बेड पर अकेली है और वो परेशान करने वाला छोटा ब्राट उससे लगभग 10 फुट दूर दूसरे बेड पर है। ये देखकर उसका दिल थोड़ा शांत हो जाता है। छोटे ब्राट, इस बार तुम मेरी स्पिरिट जेड नहीं चुरा पाओगे। अब से मैं सब कुछ इसी बेड पर एब्जॉर्ब करूंगी। देखती हूँ अब तुम इसे कैसे चुराते हो। एक नॉर्मल बेबी को चलना सीखने में कम से कम 1 साल लगता है, कभी कभी उससे भी ज्यादा। अभी उसका बॉडी पूरी तरह डेवलप भी नहीं हुआ था। ये दोनों अलग अलग बेड्स उसके लिए एक ऐसी खाई की तरह थे जिसे पार करना नामुमकिन था। अब उसे अपनी चीज चोरी होने की कोई टेंशन नहीं थी। औरोरा स्पिरिट जेड का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ती है, उसे बेबी बॉय की तरफ दिखाकर जीत वाली मुस्कान देती है और फिर उसे बड़े मजे से मुंह में डालकर निगल लेती है। उसने डिसाइड कर लिया था कि अब से इस छोटे ब्राट को अच्छा सबक सिखाना ही पड़ेगा। मैं अपना सर घुमाता हूँ और देखता हूँ कि माँ पहले ही सो चुकी है। मैं धीरे धीरे बेड के किनारे की तरफ रेंगने लगता हूँ। जैसे ही मैं बेड से नीचे गिरने वाला होता हूँ, औरोरा को जरा भी टेंशन नहीं होती। तभी एक हल्की सी थुड की आवाज आती है। औरोरा वहीं की वहीं जम जाती है। वो देखती है कि बेबी बॉय अपने बेड पर बैठता है, आराम से नीचे जंप करता है और मुस्कुराता हुआ उसकी तरफ चलने लगता है। वो कसम खा सकती थी कि अपनी पूरी जिंदगी में उसने इतनी टेरिफाइंग स्माइल कभी नहीं देखी। बिल्कुल किसी नाइटमेयर से निकली हुई मुस्कान। क्या ये इतनी जल्दी उठकर चल कैसे रहा है? औरोरा का दिमाग ऐसे गूंजने लगता है जैसे उसके सर के अंदर 10,000 मक्खियां एक साथ भिनभिना रही हों। उसके थॉट्स फटने वाले थे। उसके पास प्राइमोर्डियल अर्थ कोर और सॉवरेन अर्थ बोन जैसे 2 अर्थ टियर ट्रेजर्स फ्यूज्ड हैं, और यही है प्राइमोर्डियल सेरेफी बॉडी की असली टेरिफाइंग पावर। औरोरा को समझ आ गया था, वो हार चुकी थी और बुरी तरह हार चुकी थी। एक पल के लिए तो उसे लगा कि शायद उसकी 100 लाइफ टाइम्स की रीइंकार्नेशन शुरू से ही एक गलती थी। मैं बेड के किनारे को पकड़कर ऊपर चढ़ जाता हूँ और आज ही मुझे पता चलता है कि मैं खुद से खड़ा भी हो सकता हूँ और चल भी सकता हूँ, छोटा सा जंप भी लगा सकता हूँ। ये सब सिर्फ प्राइमोरियल सेरेफी बॉडी के ग्रेट कंप्लीशन की वजह से था। ग्रेट कंप्लीशन ने मेरे बॉडी की ग्रोथ को इतना फास्ट कर दिया था कि मैं किसी भी नॉर्मल बेबी से बहुत आगे निकल गया था। तो मेरे फादर को लगा था कि मुझे और मेरी बहन को अलग अलग बेड्स पर सुला देने से वो मुझे रोक लेंगे। मैं रूम के कोने तक चलता हूँ, स्पिरिट जेड का एक और छोटा टुकड़ा तोड़ता हूँ और सीधा मुंह में डाल लेता हूँ। जैसे ही स्पिरिट जेड मेरे बॉडी में जाता है, वो एक बड़ी एनर्जी वेव में बदलकर मेरे अंदर फैल जाता है। लेकिन इस बार मुझे कुछ अलग महसूस होता है। पहले जब मैं स्पिरिट जेड एब्जॉर्ब करता था तो उसकी एनर्जी मेरी मेरिडियंस में समुद्र की लहरों की तरह दौड़ पड़ती थी, लेकिन अब जब वो एनर्जी मेरे बॉडी में आती है तो वो बिल्कुल जेंटल लगती है, जैसे एक खतरनाक सुनामी अचानक एक छोटी सी शांत धार में बदल गई हो। मेरी मेरिडियंस पर उसका जरा भी प्रेशर नहीं पड़ता। ऐसा नहीं था कि स्पिरिट जेड की एनर्जी कम हो गई थी, बल्कि मेरा बॉडी इतना पावरफुल हो चुका था कि वो उस वायलेंट एनर्जी को आसानी से कंट्रोल कर लेता था। मेरी मेरिडियंस अब एक बहुत बड़े कैनाल की तरह बन चुकी थी जो कितनी भी वायलेंट एनर्जी को आसानी से हैंडल कर सकती थी। अब जब मेरी डिवाइन बॉडी ग्रेट कंप्लीशन तक पहुंच चुकी है, स्पिरिट जेड का मुझ पर लगभग कोई असर नहीं बचा और एब्जॉर्ब करने से भी कोई खास फायदा नहीं हो रहा था। लगता है स्पिरिट जेड अब मेरे किसी काम की नहीं रही। अगर ऐसा ही है तो बाकी सब मेरी छोटी बहन के लिए छोड़ देता
हूँ। मैं स्पिरिट जेड का एक और बड़ा टुकड़ा तोड़ता हूँ, मुंह खोलकर ऐसा दिखाता हूँ जैसे उसे पूरा निगल जाऊंगा और अपनी छोटी बहन को एक स्मग सी विंक मार देता हूँ। जैसे ही ऑरोरा ये सब देखती है, उसके